जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम यूपीटी सीपीटी एग्ज़ाम 2025 के लिए आज का 5वां मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसमें पेट 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट 80+ क्वेश्चंस को कवर कराने वाला हूं, जिससे आप सभी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चलाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। बात करें नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था, तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। और साथियों, हिस्ट्री का यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। तो स्तंभ 1 दिया है और स्तंभ 2 दिया है। साथियों, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन लर्न होने वाले हैं और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो बात करेगा जन्म की। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा लुम्बिनी में हुआ था। बात करें निधन, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, तो वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। और प्रथम प्रवचन उनने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। साथियों, ये चारों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिससे परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? साथियों, जीएस में आप सभी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो कि पुस्तक एवं उनके लेखक से पूछा जाना तय है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था, तो याद रखिएगा हरिसेन थे। कौन था? हरिसेन थे। यदि डिटेल में समझें तो प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था और हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय के प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति किसे कहा जाता है, तो अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? साथियों, आप सभी के पेट के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं स्टेटमेंट वाइज। तो आप भी याद रखिएगा कि अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था। तो याद रखिएगा कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन साथियों सी हो जाएगा, बांटो और राज करो। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य इसी कारण से कर पाया, वो लोगों को बांटते थे और राज करते थे। यदि इनके बारे में डिटेल में समझें तो अंग्रेज़ों द्वारा भारत पर लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक राज करने का प्रमुख कारण बांटो और राज करो की नीति थी। वो लोगों को इधर उधर बांटते थे और जो कि राज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। साथियों, बात करें भारतीय संविधान दिवस की कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे 26 जनवरी करके गलत आंसर चले आएंगे। तो डिटेल में समझें भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। कब? 26 नवंबर 1949 को। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो साथियों दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा 26 नवंबर और 26 जनवरी को। तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को इस दिन जो कि संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न यही होता है कि भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन कौन होता है। तो याद रखिएगा राज्यसभा होता है। भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन राज्यसभा होता है एवं निम्न सदन लोकसभा होता है। डिटेल में समझें तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निचला सदन लोअर हाउस कहा जाता है। और डिटेल में समझें तो राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जाता है। केवल 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष से सेवानिवृत्त होते हैं। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सदन जो कि कभी भंग नहीं किया जाता है। तो राज्यसभा अस्थाई सदन होता है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी के पेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो याद रखिएगा ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अगर बात करें कि ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली में क्या क्या ली गई है, तो याद रखिएगा संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद, द्विसदनीय विधायिका। तो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है एकल नागरिकता, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछाता है एकल नागरिकता भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। तो याद रखिएगा ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी के जोड़ा गया, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। बात करें साथियों 42वें संविधान संशोधन की, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। यदि साथियों डिटेल में समझें तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। किसके तहत? अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। और प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। परीक्षा में बार बार पूछाता है कि प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे, जो कि बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सन 2002 में हुआ, एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या जो कि 11 हो गई। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? साथियों करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पिट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा शशि प्रकाश गोयल को नियुक्त किया गया है। किसे? शशि प्रकाश गोयल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और आप सभी को पता है करंट अफेयर से पीट के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आने हैं, जो एक बड़ा स्कोरिंग नंबर हो जाता है। तो साथियों इस चैनल के माध्यम से डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट क्लासेस चलाई जाती हैं, जो कि आपकी पेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यदि आप अपने 10 नंबर कंफर्म करना चाहते हैं तो डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लासेस ज़रूर देखा कीजिए। तो बात करें हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो याद रखिएगा गोमती नगर रेलवे स्टेशन है। कौन सा स्टेशन? गोमती नगर रेलवे स्टेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त सन 2025 में रक्षा लेखा
महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा, राजकुमार अरोड़ा ने ग्रहण किया है। किसने? राजकुमार अरोड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? साथियों, जियोग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और चीन देश के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। कौन सा रेखा? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। बात करें साथियों रेड क्लिफ रेखा की, तो रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और जो कि पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। बात करें, इस रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? सन 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वतपतीय प्रदेश। बात करें, हिमालय का पर्वतपतीय प्रदेश कौन सा हो जाता है? तो याद रखिएगा, शिवालिक हिमालय हो जाता है। कौन सा? शिवालिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपीटीपीएससी और यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा का जो मैदान है उसमें जो पुरानी कछारी मिट्टी हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कि बांगर मिट्टी कहा जाता है। और बात करें गंगा के मैदान की नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसे खादर कहा जाता है। तो खादर और बांगर बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घनी पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? बात करें साथियों, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश। किसका? मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो कि किस कारण से त्याग दी? तो याद रखिएगा, किस कारण से? जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। यदि डिटेल में समझें तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो नाइटहुड की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था। और कई बार एग्जाम पूछाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। तो ये डेट याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? बात करें कि वह कौन सी घटना घटी थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे उसे हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो याद रखिएगा, चौरी चौरा की घटना के बाद। किस घटना के बाद? चौरी चौरा की घटना के बाद। यदि डिटेल में समझें तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के पास एक कस्बा है जहां 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन में एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे 22 या 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे, जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी अपना टाल दिया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछाता है कि चौरी चौरा की घटना कब घटी थी? तो याद रखिएगा, यहाँ पे 4 दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट जो कि 5 फरवरी को राइट मानती है। तो ये डेट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोल मेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तीनों जो गोल मेज सम्मेलन हुए उसमें किसने भाग लिया था? तो याद रखिएगा, BR अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? BR अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म में पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। साथियों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। ये करेंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म में पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। तो याद रखिएगा, 12th फेल को दिया गया। किसे? 12th फेल को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे? पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की पहल शुरू की है। बात करें साथियों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की पहल शुरू की है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है। तो याद रखिएगा, भारत का सार्वजनिक निधि। कैसे? भारत के सार्वजनिक निधि खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। साथियों, इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स से आप सभी के पेट के एग्जाम में 5 नंबर आने तय है। तो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स होता है जिसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। और प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में क्या आता है? तो इनकम टैक्स आता है। तो याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। बात करें साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना की, कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। तो याद रखिएगा, 4% का। कितने का लक्ष्य रखा गया था? 4% का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का, कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा, संधि 3 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि 3 प्रकार की होती हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन शब्द का विलोम बताइए। साथियों, हिंदी में आप सभी के 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें से 5 ऐसे नॉर्मली हैं और 10 नंबर आपके पैसेज से पूछे जाएंगे, जो टोटल 15 नंबर हो जाएंगे। तो एक जो कि पर्यायवाची, एक विलोम, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ और संधि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नवीन शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो नवीन का होता है प्राचीन, न कि पुराना होगा, न पुरातन होगा, न पौराणिक होगा। तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का पर्यायवाची है। बात करें आँख के पर्यायवाची की, तो आँख का पर्यायवाची लोचन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका का मुहावरे का सही अर्थ होता है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, यानी कि जो भी अपराध किया है वो हमेशा शंकाग्रस्त रहेगा कि शायद मैं पकड़ा न जाऊं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। देखते हैं आप भी, जब भी बारिश होता है तो ऐसे गोल बूंद भर के आते हैं, तो क्यों होता है। तो याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। कैसे रखे जाते हैं? तो याद रखिएगा, एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं।
नाई की दुकान में आप देखते होंगे जो कि दो समतल दर्पण लगे होते हैं और दोनों एक दूसरे के समानांतर रखे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। जीएस का साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो याद रखिएगा रेफ्लेक्सिया है। कौन सा है? रेफ्लेक्सिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो बायो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्वेश्चन है साथियों। एंटोनिम्स ऑफ एक्सपेंड इज, यानी कि एक्सपेंड का विलोम क्या होगा, तो एक्सपेंड मतलब होता है फैलना, तो फैलना का उल्टा होगा सिकुड़ना। तो सिकुड़ना मतलब किसके मतलब होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों ये रहे यूपी सीपीटी एग्जाम के लिए आज का 5वां मॉडल पेपर, जिससे आप सभी के पेट के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।